दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया इजराइल रिलेशंस की। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था फॉक्स न्यूज को, जिसके अंदर उन्होंने कहा इजराइल हैज एंजॉयड ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। उनके कमेंट्स तब आए जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वी.डी. वेंस, उन्होंने कहा यूएस सिर्फ अकेली पावरफुल कंट्री है जो इजराइल के साथ खड़ी रहती है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे पास दूसरे फ्रेंड्स भी हैं, लाइक स्मॉल कंट्री लाइक इंडिया, और वहां से हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के 1.4 बिलियन लोग वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके कमेंट्स जो थे, वो जो दिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर के जो कमेंट्स थे वो बहुत एनकरेजिंग थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कमेंट्स बहुत एनकरेजिंग है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के दो फ्रेंड्स हैं जो बहुत डिपेंडेबल है, एक है रशिया, दूसरा इजराइल। और यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अबाउट इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। इजराइल ने हमेशा इंडिया को हेल्प किया है मोस्ट डिफिकल्ट टाइम के अंदर और चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर। इजराइल हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा। 1971 वॉर के अंदर इजराइल ने इंडिया को स्मार्ट बम दिए थे कारगिल वॉर के अंदर। इजराइल ने हमको स्पाइस बम दिए थे बालाकोट स्ट्राइक में। इजराइल ने हमको आयरन डोम सिस्टम, डिफेंस सिस्टम दिया था जब हमारा चाइना के साथ फेस ऑफ चल रहा था। 2020 से 2024 तक इजराइल ने हमको बराक 8 डिफेंस सिस्टम दिया। इजराइल ने हमको आयरन बीट डिफेंस सिस्टम देने की भी पूरी बात की है। इजराइल हमेशा इंडिया को हेल्प करता रहा और आज इजराइल ये कह रहा है कि इंडिया हमारा सबसे डिपेंडेबल दोस्त है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और इसी पे चर्चा करने के लिए कैसे इजराइल हमें हेल्प करता रहा और इजराइल कैसे इंडिया इजराइल के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। ये बॉलीवुड से हैं और बहुत सी फिल्में बनाते हैं और साथ में इनकी नॉलेज जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर वो ट्रेमेंडस नॉलेज है। और आप खन्ना जी बताइए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो बहुत एनकरेजिंग है इंडिया के लिए, इसके क्या मायने हैं? नमस्ते जी। नमस्कार। इजराइल को हम जब देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है ना, मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको समझना चाहिए। भारत के पूरे लोगों को हमारा भारत का और इजराइल के जो संबंध हैं बहुत ही महत्व के हैं। ये इस बात से मैं शुरू करता हूँ, क्यों है उसका मैं दो शब्दों में वर्णन करूंगा कि जो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ना जी, दो देशों के बीच में पहले प्रकार के होते हैं इकोनॉमिक में क्या होता है कि लिया दिया है, ट्रांजैक्शनल है कि कभी हमें माल की जरूरत है हम ले लेते हैं, कभी उस देश को हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं से इंपोर्ट करते हैं। आज मैं इस कैटेगरी में आपको एक उदाहरण दूंगा मैं चाइना का। चाइना के साथ में हमारा जो है $150 बिलियन का ट्रेड है। हम खाली 15-20 बिलियन डॉलर उनको जो है माल देते हैं, बाकी उनसे $125 बिलियन का लेते हैं। ये प्योर इकोनॉमिक है, कैटेगरी में आता है। कोई दोस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, लेकिन क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं, तभी तो हम माल इतना मंगाते हैं उनसे। तो ये तो हो गया खाली इकोनॉमिक रिलेशंस। दुनिया के बहुत से देशों से ऐसे ही चल रहा है हमारा। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं पॉलिटिकल, जो राजनीतिक हैं। राजनीतिक में ऐसा होता है कि राजनीति के साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है उस कैटेगरी में मैं रिसेंटली आपको कुछ कंट्रीज के नाम मैं दूंगा जिनके साथ में हमारे राजनीतिक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीस है, ठीक है, हमारा कोई लंबा चौड़ा ट्रेड उनके साथ में ग्रीस के साथ में नहीं है। साइप्रस है, अर्मेनिया है, ये जो देश है ना जी, ये हम इनके साथ में हमारी जो मित्रता है वो पॉलिटिकल इसलिए है कि टर्की हमारा बहुत बड़ा विरोधी है, पाकिस्तान का साथ देता है, ठीक है ना, पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करता है, जगह जगह के ऊपर वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो उसको हम जो है टर्की को पीछे धकेलने के लिए जो टर्की के दुश्मन देश हैं उनके साथ में हमारे संबंध हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये टोटल पॉलिटिकल है। इस प्रकार से और भी बहुत है, ये मैंने खाली एक रिसेंट एग्जांपल दिया। तीसरी जो सबसे ऊपर की जो श्रेणी है ना जी, वो है आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप या रिलेशंस, जो जहां पर आपके विचार मिलते हैं, जो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं होती क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होते हैं, प्योर स्ट्रेटेजिक टर्म से भी आगे होते हैं। तो हमारे जो है ना जी, इनके साथ में इजराइल के साथ में स्ट्रेटेजिक से भी एक कदम ऊपर आइडियोलॉजिकल रिलेशंस है। ये सारे के सारे उसका कारण है। उनको भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब उनके अस्तित्व के ऊपर भी बार बार जो है वो आघात होता है, आक्रमण होता है।
और हमारे ऊपर भी पिछले कई सौ सालों से हमारे अस्तित्व के ऊपर भी आघात और आक्रमण हो रहा है, और ये करने वाली जो ताकतें हैं वही हैं जो इजराइल पे कर रही हैं, वही हैं जो हम पर भी कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों से जो कॉमन थ्रेट है ना दोनों को, और क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें एक लाइन और विस्तार में कहूंगा कि एक उदाहरण के तौर पर इस जो इस्लाम की थियोलॉजी है वो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, और उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यहूदी को जहां भी देखना है आपने मारना है, और जब उनके हिसाब से आर्मेगेडोन होगा, जो मतलब अंत लड़ाई होगी, तब उसमें बराबर है कि यहूदी जो है वो चट्टानों के पीछे छुपेंगे और हर चट्टान उठ के बोलेगी कि मेरे पीछे यहूदी है, ये सिपाह सलारो इस्लाम आकर के इसको मारो। ये उनके धर्म ग्रंथों में है। इसी प्रकार से हमारे लिए भी जो यहाँ की आप अगर देखें ना कि ये बड़ी आसान सी बात है, लोग कहते हैं देखो जी 45,000 मदरसा है पाकिस्तान में, ठीक है, पूरी दुनिया में, बांग्लादेश में फैला है, हमारे यहाँ पे जो बॉर्डर जो ऊपर है हमारा नेपाल, उधर हजारों मदरसे उन्होंने बना दिए, हम सोए हुए थे। उसमें शिक्षा क्या है? कभी किसी ने उसमें सुना है जाकर के क्या है? बस बोल देते हैं हम लोग, अरे इतना मदरसा। भाई साहब ये उनकी शिक्षा में शामिल है मदरसे के। कश्मीर में जितने मदरसे आज से 10 साल 15 साल पहले चलते थे ना जी, उसमें गजवाए हिंद के बारे में शिक्षा दी जा सकती थी। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना, वो मेरी बात से सहमत होंगे, उन लोगों को पता है, आम पब्लिक डोमेन में बात है नहीं है, वो कहते हैं कश्मीर को अलग होना था। भाई साहब वो शिक्षा क्या थी? वो शिक्षा थी जो पाकिस्तान के 50,000 मदरसे में दी जाती है, वो शिक्षा वहां ये थी गजवाए हिंद की। गजवाए हिंद क्या था कि जब जिसको एक ये कहते हैं इमाम मेहदी पैदा होंगे, वो आएंगे, वो आने के बाद में दज्जाल की फौजें, मतलब हम जो है दज्जाल जो शैतान है, वो फौजें जो है हारेंगी। वो फौजें कौन सी हैं? हम हिंदुस्तान की जो फौज है ना जी, जिसके ऊपर इन्होंने हमला करके जीतना है, उसको ये गजवाए हिंद कहते हैं। ठीक है, जिसकी शिक्षा हर मदरसे में दी जाती है। पाकिस्तान के हर फौजी को, हम हमारे सैनिकों तो हम कहते हैं कि भारत माता की जय का नारा लगाना है ना, उनके यहाँ पर तो क्या है कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बिन रसूलुल्लाह, वो धर्म का नाम लेकर के लड़ते हैं आकर के बॉर्डर पे। ये मेरे सैनिक भाई इस बात की गवाही देंगे। तो उनको शिक्षा यही है कि आपने गजवाए हिंद करना है। तो गजवाए हिंद जो है ना, उसमें यह है कि हिंदुस्तान के जो शासक होंगे उनको जंजीरों में बांध करके ये वापस लेके जाएंगे, उनका वहां पर जाके कत्ल होगा, और उसके बाद में वो फौजें पलटेंगी और श्याम मतलब सीरिया वहां तक जाएंगी, जहां पर उनको पैगंबर ईसा मिलेगा, और मतलब वो क्या है कि वो क्रिश्चियनों पे भी फतेह हासिल करेंगी। ये जो चीजें हैं ना जी, ये आम आदमी नहीं जानता इसको। वही जानते हैं जो ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मकतबे में, मदरसे में किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, ये वहां दी जाती है। ठीक है, अब बात आ जाती है, मैंने हमारे इजराइल के और हमारे संबंधों पे, दोनों के ऊपर जो खतरा है, इसी शिक्षा का खतरा है। यही कारण है कि बार बार उनको भी इससे जो है वो आक्रमण करते हैं इसी बात को लेकर, हमारे ऊपर भी यही बात का आक्रमण होता है। अब इजराइल की थोड़ी सी हम इसमें पृष्ठभूमि जानते हैं कि इजराइल बना कैसे, क्यों बना। कोई 19वीं शताब्दी के अंत में एक जायोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी यूरोप में। वो मूवमेंट का मूल कारण ये था कि बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं करूंगा, मैं कम शब्दों में बताऊंगा कि उसका मूवमेंट का ये था कि यहूदी जो हैं ये पूरे यूरोप में फैले हुए थे, क्योंकि इनको कई सौ साल पहले इनकी जो मातृभूमि है, जो जेरूसलम था, वहां से निकाल दिया गया था। वहां से निकाला गया था तो वो बहुत दुनिया में फैले, भारत में भी आए थे। वो पक्ष में बाद में बात करता हूं। तो उन्होंने एक चीज देखी, उनके जो वहां पर जो थिंकर्स थे, जो उनके इंटेलिजेंसिया थे, उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि हमें हर जगह के ऊपर हाउंड किया जाता है, हर जगह पे ऊपर जो है हमारे ऊपर जो है वो लोग पकड़ पकड़ करके, मतलब एक प्रकार का यहूदी होना अपराध हो गया। उसका कारण था कि जब ये लोग अपने मातृभूमि से बिखरे पूरे यूरोप में गए, जैसे जैसे पोलैंड में थे, चेकोस्लोवाकिया में थे, हंगरी में थे, जर्मनी में, लगभग हर जगह थे। इनका मेन काम होता था उस वक्त ट्रेड, और ट्रेड के साथ में मनी लेंडिंग। अभी जो व्यक्ति अयोग्य होते हैं, समाज में तो है ना, योग्य अयोग्य दोनों है,
जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो डिफीटेड होते हैं, जो लूजर होते हैं, वो अपनी जो उनकी परेशानी होती है उसको लगा देते हैं कामयाब व्यक्ति के ऊपर के इसके कारण मैं नाकामयाब हूं। ये जो ईर्ष्या है, ये जेलसी है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये अपनी नाकामयाबी कामयाब व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अब चूंकि ये लोग कामयाब थे, ये शिक्षा में भी थे, आपने देखा है कि कितने इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हुए हैं यहूदियों ने, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनती कौम है ना। तो इन्होंने ये मनी लेंडर होने के कारण ये था कि वहां की जो लोग होते थे ना, जो क्योंकि यूरोप में उस वक्त थोड़ा थोड़ा नवा नवा सोशलिज्म का चलन चालू हुआ था, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा एक इनको जो है वो डेमोनाइज कर दिया गया था, यहूदियों को अत्याचार होते थे। तो 19th सेंचुरी के अंत में ये करीबन 1870-75 के करीब ज़ायोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। उन्होंने विचार किया कि हमको जो है अभी एक प्रोटेक्शन रहे आगे के लिए, हम एक शांतिपूर्ण जीवन निकाल सकें, तो उसके ऊपर विचार हुआ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है ना जी 1914 में, उस वक्त ये हो गया कि ब्रिटेन उस जो है वो इनको एलिस की जो पावर थी उसको लीड कर रहा था। तो उसने इनको यूरोप के यहूदियों को एक उनके साथ में डील की। उसने कहा देखो आप बहुत 100 सालों से इस चीज में हो कि आपको आपकी मातृभूमि जो है वापस मिले, तो आप एक काम करिए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप हमारा साथ दीजिए। अब साथ देने का मतलब ये था कि संख्या में तो कम थे, इनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने इनसे फंडिंग बहुत करवाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों से। ये एक उनका करारनामा था कि आप हमारा साथ दोगे तो हम बड़ी जल्दी आपकी जो जेरूसलम के आसपास की भूमि है वो आपको दे दी जाएगी, ताकि वहां पर आपका जो 2000 साल पुराना आपका जहां जब वहां से निकाले गए थे और समय समय पे निकालते गए आप, तो आपको वापस दे दी जाए। तो ये एक टेसिट इनके साथ में एक वो था। उसी चीज के कारण से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में जर्मनी जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद में जब बहुत ज्यादा डिफीटेड, तो उसको वो सारी उनके मन में भी एक बहुत बड़ा प्रतिशोध की इच्छा थी। तो हिटलर उसी प्रतिशोध का एक परिणाम था, जिसकी वजह से 1936 में वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। तो हिटलर को क्या लगा उस वक्त, क्योंकि ज्यूस ने, यहूदियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है उनका ब्रिटेन का साथ दिया था, तो अभी ये बड़े दुश्मन, तो मैं वापस ना दे सके, तो उसने जो हॉलोकॉस्ट है ना जी, जैसे वो तो बहुत बड़ा एक मानवीय अपराध मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर पिछले 2-4 हजार साल की हिस्ट्री निकालेंगे ना जी, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं है। क्योंकि गैस चैम्बर बनाए गए, उसमें इनको बेचारे निरपराध बच्चे, औरतें, सबको डाला गया। लाखों व्यक्ति जो है जिसकी गिनती नहीं है, उनको जो है वो गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। वो हॉलोकॉस्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते दो चीजें हो गई सूद साहब। एक चीज तो ये हो गई कि इन्होंने तय कर लिया, जो वेस्टर्न पावर थी, ये विक्टर्स थी, ये जीती हुई पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इन्होंने क्या किया, उससे पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही जो आज का इजराइल है उसकी बहुत सी जमीन जो है, जो वहां पर पैसे वाले यहूदी थे यूरोप के, उन्होंने खरीदनी शुरू कर दी थी। तो काफी ज्यादा जमीन उन्होंने खरीद ली थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सारी जगह जो थी ये तो ब्रिटेन के आधिपत्य में थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि फिलिस्तीन एक साइड में जो रहेगा, बाकी की जो जगह है यहाँ पर हम स्टेट ऑफ इजराइल जो है वो बनवा देते हैं, ताकि यहूदी जो 2000 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। मैं आपको एक चीज इससे जुड़ी हुई बताता हूँ कि देखिए कि इनके अंदर जो रिसिलियंस थी, जो सरवाइव करने की ताकत थी, जो मुसीबतों का मुकाबला करने का जज्बा था, वो ये था कि जब भी एक यहूदी, ये सारे पीरियड में एक दूसरे को मिला करता था ना जी, क्योंकि ईसा से 200 साल पहले इनको वहां से निकाला गया, ठीक है, रोमन्स के द्वारा, और बाद में हिस्ट्री में बड़े ऐसे मरले आए जब इन पर अत्याचार हुए, निकलते गए। लेकिन एक दूसरे को, जब भी ये एक यहूदी दूसरे को मिलता था तो उसका अभिवादन करना जो इस प्रकार से होता था कि मीट यू नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, जहां पर इनका ओल्ड टेम्पल था। तो हर मतलब इन्होंने अपने अंदर की भावना को, अपनी मातृभूमि के साथ में इनके प्रेम को मरने नहीं दिया एक भी क्षण के लिए। तो जब इनको मौका मिला
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल बन गई। स्टेट ऑफ इजराइल बन गई, उसका आपको मैंने बताया, एक तो उसका पॉलिटिकल रीजन, दूसरा सबसे बड़ा एक और चीज थी कि तब तक पूरे मिडल ईस्ट में जो तेल के कुएं थे उनका डिस्कवरी हो चुका था। तो वेस्ट ने सोचा भाई 1947 या 48, जी 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 जी, उस वक्त वेस्ट ने ये सोचा कि अभी अगर ये पूरी वेल्थ को हमने कंट्रोल करना है तो मिलिटरीली उनको पता था इस बात का कि धार्मिक रूप से जो इस्लाम है वो सबसे बड़ा दुश्मन है यहूदियों का, ठीक है, क्योंकि पूरे इतिहास में इसे ये होता रहा कि मक्का में भी इनका बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था प्रॉफिट के समय में, तो उनको पता था ये सबसे बड़ा है। अब जितने मिडिल ईस्ट में तेल के कुएं मिले वो सारे इस्लामिक मुल्कों के थे, और उनको ये भी पता था कि इजराइल यहाँ क्रिएट कर दिया तो इजराइल के साथ में इनकी हमेशा के लिए दुश्मनी रहने वाली है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला ही है। तो यहूदियों को उनकी मातृभूमि मिल गई, वेस्ट को उनके लिए वहां पर एक उन्होंने अपना प्रहरी खड़ा कर दिया, अपना एक सेंटिनल खड़ा कर दिया जो उनके एजेंडा को वहां पर मिडल ईस्ट में आगे लेके जा सकता था। तो 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल बन गई। आते ही सबसे पहले इनके ऊपर हमला किया सब अरब मुल्कों ने मिल करके। तो शुरुआत में तो इनके पास में हथियार थे नहीं ना, नई नई स्टेट बनी थी, तो थोड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके इनको, आप मजे की बात देखिए कि सबसे ज्यादा उस वक्त हथियार उनको किसने दिए? सोवियत रशिया ने, जो बाद में इनका जो है, हाँ, तो सबसे ज्यादा हथियार वहां से मिले, बाकी देशों से मिले। और फिर क्योंकि देखिए जब इंसान के ऊपर ये बात आ जाती है कि मैंने सरवाइव करना है, जब है ना कि मैं आज अगर हार गया या आज अगर पीछे हट गया तो मेरी आने वाली जनरेशन ये ख्वाब नहीं देख पाएंगी कि जेरूसलम हमने वापस जाना है, तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो इनके लिए सर्वाइवल का प्रश्न था उस वक्त 1948 में। और इन्होंने वो 7-8 इजिप्ट आ गया, जॉर्डन आ गया, सीरिया आ गया, उसके बाद इराक आ, इन लोगों को इन्होंने इतना दबा के उस वक्त बाद में मारा कि 1948 से लेकर 1967 तक ये चुप बैठे रहे और इजराइल तरक्की करता रहा। इजराइल की तरक्की के साथ साथ 1967 में इन्होंने एक बड़ी फेमस है 6 डे वॉर, यही 6-8 जो है अरब कंट्री इन्होंने मिलकर के हमला किया इनके ऊपर इजराइल के साथ में। और वो भी एक जो वॉरफेयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो लोगों को ये वॉर के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमारे भी संदर्भ में, भारत के संदर्भ में भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कड़ी जुड़ती है कि जिस प्रकार से प्री एम्प्टिव स्ट्राइक 1967 में इजराइल ने की थी इजिप्ट के एयरफील्ड्स के ऊपर और उसकी पूरी की पूरी एयरफोर्स को उसने नकारा कर दिया था, लगभग वैसा ही कोशिश याह्या खान। देखिए उस टाइम ऐसा है, अगर मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज है, इन्होंने जब इजराइल पे अटैक किया तो सरप्राइज अटैक था। उसके बाद जब इजराइल ने काउंटर अटैक किया तो उनके एयरफोर्स पे जाकर के उनके जो डिफेंस सिस्टम लगे थे, रडार लगे थे, उनको उठा के ले आए। तो उसके बाद सोवियत यूनियन ने कहा इजिप्ट को कि भाई आपकी तो कैपेबिलिटी कोई नहीं है, वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम लेके चले गए, यानी कि रडार लेके चले गए। तो इजराइल ने जिस तरीके से इनको डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, रडार को खत्म किया, उसी से इसकी विक्ट्री हो गई। जी जी। तो उसमें क्या हुआ जी कि इन्होंने दबा के मारा। मैंने बताया कि जो वारफेयर है उसको स्टडी एक किस्म का ये जो केस स्टडी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बैटल फील्ड उनका केस स्टडी करने वाला है। फिर उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो सिनाई पेनिनसुला है ना जी, जो इसके पास था इजिप्ट का, इन्होंने वो ले लिया उनसे, और गोलान हाइट इन्होंने ऊपर से ले ली सीरिया से, ठीक है, और लेबनान के भी 10 किलोमीटर अंदर चले गई है, और इधर से वेस्ट बैंक इन्होंने ले लिया जो था जॉर्डन के पास में, जिसका जेरूसलम जिसका हिस्सा है। बाद में जो अमेरिका बीच में पड़ा, कैंप डेविड समझौता हुआ 1979 में, तो चलो इतना हुआ कि सिनाई पेनिनसुला दे दिया, गाजा पट्टी इन्होंने रख ली, बाकी कोई चीज इन्होंने वापस की नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया। 1973 में वापस इनके ऊपर, उसको योम किपुर वॉर कहते हैं। योम किपुर एक इनका त्योहार है यहूदियों का। तो जब ये त्योहार मना रहे थे, जैसे हम दिवाली मना रहे हो मान लीजिए, और दिवाली हमारे सब मान लो सीमा पे भी हमारे सैनिक दिवाली मना रहे हो, और अचानक पाकिस्तान हमला करते,
तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि एक योम किपुर जब त्योहार चल रहा था उसमें इन्होंने हमला कर दिया। पहले 1-2 दिन तो ये लोग होते थे थोड़े भी, क्योंकि तैयार नहीं थे। बाद में इन्होंने फिर दबा के मारा उनको, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब इसराइल के साथ में हमने मिलिटरली कोई पंगा लेना नहीं है। तो ये उनकी पुरानी हिस्ट्री रही। भारत के साथ में आप इनके अगर ऊपर जाएंगे ना संबंधों के साथ में, हाँ, तो इसमें ऐसा करते हैं कि अब हम बात करते हैं भारत और इजराइल के संबंधों की, कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है उसका क्या मीनिंग है, और भारत ने को तो उन्होंने बहुत मदद की है, भारत ने की क्या मदद की है वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। मैं वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतना बड़ा विषय है, इसके ऊपर बड़े दिनों चर्चा होती रहेगी, बड़ी मनोरंजक चर्चा, उनके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा।